180 से ऊपर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा है ना, 180 मिलीग्राम पर डेसिलिटर ज़्यादा, जैसे पंजाबी कहते हैं कि बेड़ा ही गर्क हो गया है। सही। It's just too high. Again, मतलब you have to treat the bad cholesterol based upon the results, based upon the findings that you get. हाई फैट डाइट जो है ना वो मुसलसल वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेस करेगी, ठीक है? इंक्रीज योर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, द मोर यू वॉक, द मोर यू एक्सरसाइज, द बेटर इट गेट्स। तो इसलिए डाइट और एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कंसिडर्ड टू बी better than just a keto diet or intermittent fasting. You will have to control the risk factors. जिस तरह मैंने एक्सरसाइज कही, डाइट और एक्सरसाइज कोशिश करें। अगर दिल के ब्लॉकेज हैं या कई ब्लॉकेज हैं, फालिज का मसला, टांगों में ब्लॉकेज, और उसके बावजूद जनाब नहारी और पाई के बगैर नाश्ता ही नहीं उतर रहा नीचे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हाल में 1-2 किस्से ऐसे भी हुए हैं कि मरीज़ टेबल पे लेटा हुआ है तो वो कहता है जी ये लाख रुपए वाला स्टेंट पा दइए कि ये 2 लाख वाला जर्मनी वाला पा दइए। कैथ के दरमियान मरीज़ को बाईपास इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सर्जरी है। वी हैव टू रिमेंबर दिस। इट इज नॉट अपेंडिक्स, इट इज नॉट अ टो सर्जरी, इट इज रियली अ बस, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ने वो जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं टूटी लगा के 500 रुपए ले लिया। बड़ा कॉमन है कि टूटी लगा के इलाज करेंगे। तो ये नहीं है कि डॉक्टर जो है वो टूटी लगा के आपसे पैसे लेने के चक्कर में। तो या किसी आपको जानने वाले को स्टेंट डाले तो कहे जी 2 की तो आपको ज़रूरत है, 1 मैं अपने ਵੱਲੋਂ पा देंदा। क्योंकि तुसी जानने वाले हो तो। so it is heading in the right direction, alhamdulillah. और सही, सही। we have to वाल से याद आ गया कहते लोगों के दिलों के वाल बंद होते हैं, मेरे सिर के वाल बंद हो गए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, शुगर कंट्रोल करके, स्मोकिंग छोड़ के हार्ट अटैक को बचा सकते हैं तो बचाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता एक दफा हो जाए, हाँ उसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन ये कोई पता नहीं है कि आप ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल पहुंच भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट डिजीज इज सडन डेथ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले हार्ट अटैक होगा और उसके बाद आप मरेंगे या आपको पहले कोई स्टेंट डलेगा और उसके बाद आप मरेंगे। हो सकता है कि आप खड़े-खड़े जनाब ये ना हो कल मैं खुद ही मर जाऊँ ये बता Hello and welcome everyone to our second episode of this podcast with our very special guest, Dr. Ehtisham ul Haq. अगर आपने हमारी पिछली एपिसोड नहीं देखी तो पहले उसको देख लें। डॉक्टर एहतिशाम उल हक इज़ ए मल्टी बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। वो इंटरनल मेडिसिन में भी बोर्ड सर्टिफाइड हैं। उसके अलावा ही इज़ बोर्ड सर्टिफाइड इन एकोकार्डियोग्राफी, न्यूक्लियर मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड ही आल्सो हैड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन हार्ट फेलियर। तो अमेरिका में बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो इतने पढ़े लिखे और इतने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं जितने Dr. Shamul Haq, and we are very lucky to have him with us today. So thank you, Dr. Shamul Haq, for joining us again and for sharing your knowledge and expertise. जी, थैंक यू अहमद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। तो हमने जहाँ पर पिछली एपिसोड ख़त्म की थी वहाँ पर वी वर डिस्कसिंग द रोल ऑफ लिपिड्स या जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इन हार्ट डिजीज़। तो उसमें वी वर डिस्कसिंग ब्रीफली द रोल ऑफ न्यू टेस्ट। आजकल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के अलावा मज़ीद कुछ टेस्ट हैं जो प्रमोट किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइपोप्रोटीन टेस्टिंग। तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए कि इज़ इट समथिंग दैट शुड बी डन? इज़ इट समथिंग प्रैक्टिकली रेलेवेंट? इसको आप टेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में? लाइपोप्रोटीन्स क्या हैं और उनका क्या रोल है हार्ट डिज़ीज़ में एंड हाउ आर यू मैनेजिंग इट? So Ahmed, last time we talked about LDL, which is a bad cholesterol. We talked about HDL, which is a good cholesterol. फिर हमने उसकी significance को discuss किया. We discussed the treatment modalities for dyslipidemias. Dyslipidemia basically एक broad term है जिसमें abnormal lipids हैं, यानी कि abnormal cholesterol, सादा अल्फाज में। तो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो वी कैन सर्टनली टॉक मोर अबाउट इट। तो जहां तक लाइपोप्रोटीन्स का ताल्लुक है ना, सो देयर आर टू लाइपोप्रोटीन्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड लॉट दीस डेज। एक उसमें से है एलपी लिटिल ए या लाइपोप्रोटीन ए है। आम अल्फाज में आम बंदे को समझाने के लिए ये भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल ही है। और दूसरी जो है वो एपोलाइपोप्रोटीन बी है, वो भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल की टाइप ही है। बेसिकली जो एलडीएल के ऊपर एक मॉलिक्यूल लगा होता है एपोलाइपोप्रोटीन बी का। तो जहां तक ताल्लुक है इसकी टेस्टिंग का, तो यस इट कैन बी हेल्पफुल, लेकिन एक बात ज़हन नशीन करने वाली है कि जो लाइपोप्रोटीन ए है
एक तो ये है कि एक बड़ा स्पेशलाइज़्ड सा टेस्ट है। तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप चलते-फिरते किसी भी ज लैब से करवा लें, क्योंकि इट्स अ वेरी स्पेशलाइज़्ड टेस्ट, ठीक है? करवाना चाहिए किसी सर्टिफाइड लैब से, जो ऑथेंटिक लैब हो, वहाँ से करवाना चाहिए। इवन यूएस में हम यहाँ पे उसको सर्टेन लैब्स के पास भेजते हैं, वी डोंट सेंड इट टू एवरी लैब। तो यू हैव टू बी हुँ, वेरी पार्टिकुलर अबाउट सेंडिंग दिस टेस्ट। तो ये टेस्ट हेल्पफुल किन लोगों में हो सकते हैं? ऐसे लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिज़ीज़ की, यानी कि दिल के ब्लॉकेज, यानी शरीयानी बंद, वो दोबारा आम अल्फाज में हम कोशिश करेंगे कि इसको डिस्कस कर सकें। तो शरीयानों के अंदर ब्लॉकेज है, फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है? अ, उनमें भेजा जा सकता है। खुद कोई बंदा है जिसको दिल की तकलीफ है और ट्रीटमेंट के बावजूद उसको बार-बार इवेंट्स हो रहे हैं, दोबारा हार्ट अटैक का मसला हो रहा है, दिल की तकलीफ हो रही है, उसमें भेजा जा सकता है। इसके अलावा आप जो है वो उसको कुछ-कुछ इसके बारे में सर्टेन गाइडलाइंस नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी इट्स स्टिल लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग लर्निंग अबाउट दीज़ टेस्ट्स। तो लाइपोप्रोटीन ए जो है 50 से ज़्यादा है तो वो एब्नॉर्मल कंसिडर की जाती है। ठीक है जी। 180 से ऊपर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा है ना। 180 मिलीग्राम पर डेसिलिटर ज़्यादा, जैसे पंजाबी कहते हैं कि बेड़ा ही गर्क हो गया है। सही। इट्स जस्ट टू हाई। 180 और अबव इज़ जस्ट टू हाई, ठीक है जी। लेकिन 50 से ऊपर जो है वो एब्नॉर्मल है। हुँ, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जैसा मैंने पहले बताया कि यू हैव टू ट्रीट द एलडीएल, ठीक है जी। बेशक एलपी लिटिल ए लाइपोप्रोटीन ए आपका ज़्यादा है, ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल की टाइप है, लेकिन ट्रीट आपने क्या करना है? आपने ट्रीट एलडीएल ही करना है। और ट्रीट हुँ, कैसे करना है? पहले हमने बात की स्टैटिन्स पे। स्टैटिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, येस, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन दे आर मतलब वो ज़्यादा इट्स मोर इन द हेड देन एक्चुअली इट एक्चुअली एक्जिस्ट्स। तो इसलिए ये ज़हन नशीन करने वाली बात है कि जब भी एलपी लिटिल ए लाइपोप्रोटीन ज़्यादा है, तो ट्रीट आपने क्या करना है? एलडीएल को ही ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है? स्टैटिन्स के साथ करना है, ज़ेटिया एज़ेटेमाइब के साथ करना है। कई दफ़ा क्या होता है कि स्टैटिन जो है वो लाइपोप्रोटीन ए के मिकदार को थोड़ा बढ़ा देता है। यानी कि अगर 50 आया, हुँ। आपने किसी को स्टैटिन पे शुरू किया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम 3 महीने बाद चेक करें 55 आ जाए, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? इट कैन समटाइम्स इंक्रीज़ द लेवल ऑफ एलपी लिटिल ए। एलपी लिटिल ए वही है लाइपोप्रोटीन ए है, बैड कोलेस्ट्रॉल। एज़ेटेमाइब जो है, जो ज़ेटिया के नाम से आती है अमेरिका में, वो उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसके ऊपर, इसके लेवल के ऊपर। लेकिन अगर एलडीएल अनकंट्रोल्ड है डिस्पाइट टेकिंग स्टैटिन्स, एज़ेटेमाइब, तो पीसीएसके9 इन्हिबिटर, हमने इंजेक्शंस की बात की थी लास्ट टाइम, वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो कुछ डेटा है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो लाइपोप्रोटीन ए है वो कम हो जाता है पीसीएसके9 के साथ। लेकिन उसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ आई सेड, यू डोंट हैव टू चेज़ लाइपोप्रोटीन ए लेवल, लेकिन कम हो जाता है, ठीक है जी, पीसीएसके9 इन्हिबिटर्स के साथ, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो लेकिन कई अभी नई इसके ऊपर मैंने जिस तरह कहा कि रिसर्च चल रही है, नई दवाइयाँ कुछ अभी इन्वेस्टिगेशनल, मतलब दे आर स्टिल बीइंग डिस्कस्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड कि उनकी एफिकेसी क्या है, वो कैसे इसके ऊपर काम करेंगी। तो ये इससे आप करते हैं मैनेज लाइपोप्रोटीन ए को, ठीक है? सो नाउ लेट्स गो टू एपोलाइपोप्रोटीन बी, यानी एपो-बी100 भी इसको कहते हैं। तो इट्स द सेम थिंग, लाइपोप्रोटीन बी है या एपो-बी100 है। तो द सेम थिंग, एनीथिंग मोर देन 130 इज़ कंसिडर्ड एब्नॉर्मल, ठीक है जी। 130 से ऊपर जो है एब्नॉर्मल है। कोई डेडिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं है एपोलाइपोप्रोटीन बी के लिए। आप क्या करेंगे? अगर ज़्यादा है, किसी को दिल की तकलीफ है, तो क्या करेंगे? वही करेंगे, एक्सरसाइज़, डाइट, एलडीएल कंट्रोल करें और ट्राइग्लिसराइड अपने कंट्रोल करें। सो दैट्स हाउ यू ट्रीट इट। उसकी डेडिकेटेड ट्रीटमेंट इन दोनों की अभी नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि किसी को यंग यंग एज में किसी की फैमिली फैमिली में दिल की तकलीफ है, या यंग को हम दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। हमने पहले डिफाइन किया था कि मर्दों में 45 से कम, औरतों में 55 से कम, इसको प्रीमेच्योर कहते हैं, ठीक है जी। तो अगर तो फैमिली में अजीज रिश्तेदारों में दिल की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो ये टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगेन, मतलब यू हैव टू ट्रीट द बैड कोलेस्ट्रॉल बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स, बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग्स दैट यू गेट। तो एलपी लिटिल ए और एपोलाइपोप्रोटीन बी, दे हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन बिसाइड्स एलडीएल टेस्टिंग? कि अगर आपका एलडीएल टेस्टिंग नॉर्मल है तब भी ये टेस्ट एबनॉर्मल हो सकते हैं और दे कैन प्रॉम्प्ट यू टू डू द ट्रीटमेंट, या दे वर्क सिमिलर टू एलडीएल? तो अगर आपने एलडीएल चेक कर लिया तो इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी मैं जिस तरह कहा ना कि चेक कर सकते हैं उन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, या खुद जो है वो बार-बार दिल की तकलीफ हो रही है डिस्पाइट गेटिंग ट्रीटेड। हुँ, तो उसमें येस यू कैन, मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि किसी का
लाइपोप्रोटीन ए, एलपी लिटिल ए जो है वो जी 55 है, ठीक है। उसको दिल की पहले से तकलीफ है, बाईपास हुआ हुआ है, स्टेंट डले में है, कुछ हुआ। अब जो है आपका एलडीएल आ जाता है, आप चेक करवाते हैं, वो 85 आ जाता है। कहने को तो ये 100 से कम है, लेकिन द गोल हियर इज़ लेस देन 70। Mhm. तो इसमें देयर स्टिल रूम, राइट? देयर स्टिल रूम टू प्ले विद द मेडिसिन्स, यू कैन ब्रिंग इट फर्दर डाउन, ठीक है। अब उसमें अगर स्टैटिन की पहले ये हाई डोज पे हैं, एज़िथिमाइब ऐड कर सकते हैं, वो नहीं है पीसीएसके9 इन्हिबिटर ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हर बंदे को ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा ना कि क्लियर कट गाइडलाइंस अभी तक अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की नहीं है, कि जी इस बंदे Mhm. में एलपी लिटिल ए चेक करना चाहिए, एपोबी 100 चेक करना चाहिए, लेकिन इट्स मोर यू लुक एट द एंटायर पिक्चर, ठीक है जी। Mhm. और इसके अलावा जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वंस यू हैव द नंबर्स, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो उसको आप यू कैन पुट इट इन द एएससीवीडी रिस्क स्कोर जो हमने बात की थी। एएससीवीडी से क्या बनता है? एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क स्कोर। ठीक Mhm. है, आप क्या करेंगे? दे विल प्लग इन द नंबर्स फॉर यू बेस्ड अपॉन ऑल द इंफॉर्मेशन यू गिव देम, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी दवाई जो है वो आपके लिए बेहतरीन होगी। ठीक है, हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देना है, लो इंटेंसिटी देना है, मीडियम इंटेंसिटी देना है, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल इफ यू पुट एवरीथिंग टुगेदर। खाली एक चलते फिरते लाइपोप्रोटीन ए चेक करा लिया, तो दैट मे नॉट हेल्प द सिचुएशन, तो सो यू हैव टू लुक एट द एंटायर पिक्चर। सही। सो लिपोप्रोटीन ए और एपो बी के बारे में मजीद रिसर्च अभी चल रही है, और इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर वी विल नो मोर के हाउ टू यूज दीज टेस्ट्स एंड हाउ टू ट्रीट दीज प्रॉब्लम्स इन दैट एडिशन इज टू एलडीएल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। दैट तो इज जहाँ कोलेस्ट्रॉल की बात आती है वहाँ पे डेफिनेटली डाइट की बात आती है, और अब अगला जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, डिफरेंट तरह की डाइट्स हैं और उनके जो कंट्रीब्यूशन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में या हार्ट डिजीज में या शरियानों की जो बीमारी है उसमें, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन स्पेशली हमारी देसी फैमिलीज में जो पूछा जाता है कि आपने खाने में कौन सा ऑयल यूज करना है, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल, देसी घी। तो आपकी रिसर्च और आपका एक्सपीरियंस इस बारे में क्या कहता है कि हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ऑयल बेहतर है? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते देसी फैमिलीज को कि आप ऑयल ना खाएं, तो हमारे हर खाने का लाजमी जुज है ऑयल। तो कौन सा ऐसे ऑयल सेफर है कंपेयर टू द अदर ऑयल्स अवेलेबल इन द मार्केट? इस पे हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, जो फैट्स है ना उसको दो हिस्सों में, एक सैचुरेटेड फैट्स है, एक अनसैचुरेटेड फैट्स है। जब भी तो उस वक्त ये देख लें कि इसमें अनसैचुरेटेड फैट है या सैचुरेटेड है। जिस तरह मैंने कहा कि सैचुरेटेड इज नॉट वेरी गुड फॉर योर हार्ट। क्यों? क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप करेगा, ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप करेगा ब्लॉकेज कराएगा, और सिर्फ दिल में ब्लॉकेज नहीं करवाएगा, ये कहीं भी ब्लॉकेज करा सकता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि पेरिफेरल यानी कि जो खून की नालियां टांगों को सप्लाई कर रही हैं उसमें ब्लॉकेज करा सकते हैं, जो दिमाग को कर रहा है उसको कर सकते हैं, किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं कहीं पे। और एक दफा खुदा ना खास्ता ब्लॉकेज का अमल शुरू हो जाए तो इट कैन कीप गोइंग। तो इसलिए जब भी घी का, ऑयल की, क्योंकि हमारे खाने उसके बगैर नामुकम्मल हैं, और हमारे तो टेस्ट बड्स इतने वो क्या उसे कहते हैं कि यूज्ड टू। स्टबर्न हो चुके हैं कि हम मैं खुद हमें हमें वो खाना, वो जब तक वो ऑयल तो तला हुआ और घी में सारा कुछ ना हमें वो खाया, हमें टेस्ट नहीं आता खाने का। तो अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है जी, अनसैचुरेटेड फैट्स किसमें? ऑलिव ऑयल में, ठीक है, कनोला में है, ठीक है, कॉर्न ऑयल में है, तो वेजिटेबल ऑयल, सिंपल वर्ड्स। तो इनमें जो है अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट है वो कोकोनट ऑयल में बहुत ज्यादा है। सो कोकोनट ऑयल जो है उसको कोशिश करके ना इस्तेमाल करें, ठीक है। बटर ऑयल है, ठीक है जी, पाम ऑयल है, ये तीन किस्म के ऑयल हैं जिनमें जो है ना ये सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। तो फिर सैचुरेटेड फैट जितना खाने में ज्यादा होता जाएगा उतना ही, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो ट्राई टू यूज अनसैचुरेटेड फैट्स। तो वही, जिस तरह के जितना सैचुरेटेड फैट ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप, जब बिल्डअप होगा, इन्फ्लेमेशन जिसको हमने पिछली दफ़ा कहा था कि सोजन, के खून की नाली के अंदर जब सोजन होगी तो ब्लॉकेज बढ़ते जाएंगे। सो देयरफॉर ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट, नो डाउट। सही। लेकिन अगर वो नहीं, कई दफ़ा टेस्ट नहीं डेवलप हुआ होता, एज एज आई सेड, तो कॉर्न ऑयल बेहतर है कंपेयर टू द थ्री ऑयल्स। तो तीन, अगेन आई एम गोना रिपीट इट, जो तीन ऑयल जिनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, एक तो कोकोनट है, पाम ऑयल है, और बटर ऑयल। ये 3 किस्म के ऑयल हैं जिनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए ज़बरदस्त, ये तो क्लियर हो गया। अब कुछ देसी जो टोटके घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये बड़े बुजुर्ग जो हमारे कुछ खाते थे और कहते थे कि जी जब तक आप ये खाते रहेंगे आप सेहतमंद रहेंगे, आपका दिल भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा।
वो 2-3 चीज़ें जो हम कॉमनली सुनते हैं, उसमें सबसे पहले तो ये बताएँ कि गार्लिक जो लहसुन है या अदरक है, उसका कोई रोल है कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ या हार्ट डिज़ीज़ की प्रिवेंशन में? और अगर रोल है तो कितनी मिकदार में खाना चाहिए या कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, लहसुन है, अदरक है डाइट में कि नहीं? तो जहाँ तक ये ताल्लुक है जो देसी टोटकों का, तो येस दे हैव सम रोल, हुँ, हैव अ रोल, मतलब सम रोल। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, कि मेडिसिन उसको रिप्लेस नहीं, मतलब वो मेडिसिन को रिप्लेस नहीं कर सकते। हुँ, मिसाल के तौर पे किसी का कोलेस्ट्रॉल है, वो ज़्यादा है, ठीक है जी। उसने चेक करवाया, उसको दिल की तकलीफ नहीं है, कोई और मसला नहीं, उसने कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया। उनको आपने कहा दवाई लें, वो कहा जी दवाई मैं नहीं लूँगा, मैं जो है अदरक ट्राई करूँगा, हनी ट्राई करूँगा और कलवंजी ऑयल ट्राई करूँगा, मैं ये देसी चीज़ें ट्राई करूँगा और देन आई एम गोना सी हाउ इट लुक्स। तो येस यू कैन ट्राई, बट आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट ट्राई। लेकिन अगर 3 महीने, 6 महीने गुज़र गए, आपने ये सारा कुछ कर लिया और कोलेस्ट्रॉल अभी भी अनकंट्रोल्ड है, ठीक है जी, अभी भी ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल्ड नहीं है, तो ये दवाई का वक़्त है, ठीक है जी। हुँ, यू हैव टू टेक द मेडिसिन। इसी तरह अगर कोई है जिसको पहले से ही दिल की तकलीफ है, बायपास, स्टेंट या कुछ जो जो भी पहले, पहले दिल की तकलीफ से मुराद पहले हार्ट अटैक हुआ, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। मिक्स्ड डाटा इसके बारे में मेडिकल साइंस में, ठीक है जी, हुँ, अदरक इनके जो मिक्स्ड डाटा, लेकिन उनको दवाई लाज़मी लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। यू कैन यूज़ इट अलोंग विद द मेडिसिन, बट यू कैन नॉट रिप्लेस द मेडिसिन विद देसी टोटका ओनली। तो इसलिए याद रखें हुँ, कि बिल्कुल ये एग्ज़िस्ट करते हैं, इनकी अपना रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं है। सही। लेकिन ये नहीं कि आपने अगर 6 महीने अदरक लिया तो अब आप जो है वो क्या उसे कहते हैं, इमॉर्टल हो गए हैं कि जी अब दुनिया की कोई चीज़ आपको टच नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। मेक श्योर स्मेल यू स्मेल इतनी आएगी कोई हाँ, आपको टच नहीं कर हाँ, कोई आपको टच नहीं करेगा। सही, अदरक का ये फ़ायदा। लेकिन हाँ, मतलब गार्लिक कैप्सूल्स का कुछ लोग एनेक्डोटल एविडेंस है, स्पेशली मेरी फैमिली में 1-2 लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर था, दे वर टेकिंग एम्लोडाइपिन, लोसार्टेन, लेकिन गार्लिक कैप्सूल से मज़ीद 5-10 पॉइंट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में उनको हेल्प मिली थी। तो इज़ दैट समथिंग दैट यू सी इन योर प्रैक्टिस टू? तो द थिंग इज़ येस वी सी इट, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आपको पता है यूएस थोड़ा मेडिसिन फ़र्क है ना, मेडिसिन जिस तरह प्रैक्टिस हो रही है थोड़ा फ़र्क है। कि हुँ, यहाँ पे अमूमन मरीज़ जो है वो ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं, दे ऑलरेडी नो, मोस्टली दे नो कि कौन-सी दवाई उनको, फिर मेडिकल लिटरेचर से क्या उसे कहते हैं, जो है एक्सेस ईज़ी है कंपेयर्ड टू बैक होम, कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। तो वहाँ पे ये ज़्यादा कॉमन है कि जी, मिसाल तौर पे अगर आपने मरीज़ को कहा कि दवाई लो, तो वो जाके कोई ऐसा डॉक्टर ढूँढेगा जो उसको कहेगा कि दवाई ना लो। तो वो थोड़ा-सा वहाँ पे ना वो इट्स लिटिल हार्ड। या डिस्पेंसरी वाले से हाँ, कन्विंस हो जाएगा। डिस्पेंसरी वाले से कह देगा कि यार हाँ, नहीं तुम दवाई ना लो, तुम जो है वो रोज़ क्या उसे कहते हैं, एक विटामिन डी का कैप्सूल खा लो तो तुम जो है वो यू आर फाइन। तो लेकिन लेकिन दीज़ थिंग्स हैव रोल। यहाँ पे उसका यूज़ कम है ऑफ कोर्स एज़ वी नो, लेकिन हुँ। ये है कि देयर इज़ सम डेटा, एनेक्डोटल डेटा जैसे आपने कहा। और कुछ मेरा ख़्याल है वो भी होगा, कोई प्लेसिबो इफेक्ट भी होगा कि भई ज़हन में पहले से है कि हाँ, भई ये दिस थिंग इज़ गोना वर्क, सो इट विल प्रोबब्ली एंड अप वर्किंग एनीवेज़। अगेन दीज़ थिंग्स हैव टू बी पुट टुगेदर कि भई आप ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ कम से कम अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहें कि वाक़ई ही आप देसी टोटकों से आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है या नहीं है? अगर नहीं है तो मेक श्योर यू टेक द मेडिसिन्स। और आजकल 2 तरह की डाइट्स के काफ़ी ट्रेंड है, यूएस में भी काफ़ी ट्रेंड है, बहुत से पेशेंट्स पूछते भी हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं फ्रॉम किडनी स्टैंड पॉइंट लेकिन हार्ट के स्टैंड पॉइंट से, एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग और दूसरा कीटो डाइट्स। तो इनके बारे में बताएँ कि आर दे यूज़फुल, आर दे हार्मफुल इन पेशेंट्स विद कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़? इनका कोई फ़ायदा है, नुकसान है? अगर करें तो कौन-सी डाइट आप प्रेफ़र करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए? अहमद, जहाँ तक ताल्लुक है ना कार्डियक का, तो सो लेट्स टॉक अबाउट द वन बाय वन। कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जी आपने कार्ब्स को अपनी डाइट में ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। यू हैव इंक्रीज़ द फैट, राइट? अब अपने फैट को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल कर लिया। तो इसके बारे में एविडेंस है कि ये क्या करेगी, हाई फैट डाइट जो है ना वो मुसलसल वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेस करेगी, ठीक है? हुँ, इट विल इंक्रीज़ योर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इट हुँ, कैन नॉट इट विल, इट कैन मोस्ट लाइकली, ठीक है? क्योंकि आप मुसलसल हाई फैट डाइट ले रहे हैं ना, तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ऑल्टर होता है। जब वो ऑल्टर होता है तो क्या होगा? फिर वही होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज़्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होंगे, एचडीएल जो है वो कम हो सकता है और क्या होगा, फिर वही सारा साइकिल शुरू हो जाएगा।
तो इसलिए कीटोजेनिक जो डाइट है वो हार्ट के लिए कोई बहुत ज़्यादा हेल्थी नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट। हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे अपने मरीज़ आते हैं कई दफ़ा, तो हम उनको ये सजेस्ट नहीं करते कि जी आप कीटो डाइट जो है वो, क्योंकि अगेन इट्स वेरी हाई फैट डाइट। इसके मुकाबले में चूँकि कीटो डाइट इज़ वेरी लो कार्ब, इसकी बजाय अगर आप लो कार्ब कर लें लेकिन फैट कंटेंट थोड़ा कम रखें तो इट इज़ ओके, ठीक है? सो यू हैव टू फाइंड अ हैप्पी मीडियम जहाँ पे जो है ना वो आपका वज़न भी कम हो रहा है और साथ आपका जो कोलेस्टेरॉल लेवल है वो भी ठीक है। तो हुँ, अगर तो इफ समबडी इज़ लाइक रियली इनटू इट कि भाई मैंने कीटो डाइट ही करनी है, तो मेक श्योर कि आप अपना ब्लड वर्क पे नज़र रखें, ठीक है? 3 महीने कीटो डाइट की, तो मेक श्योर यू कीप एन आई ऑन योर ब्लड वर्क, हुँ, ठीक है? ये तो नहीं है कीटो डाइट के चक्कर में आपका वज़न तो 5 किलो कम हो गया, लेकिन एलडीएल आपका जो है वो ज़्यादा हो गया है, डबल हो गया। हुँ, तो ये एक बात। जहाँ तक हार्ट के लिए ताल्लुक है तो अमूमन जो है मेडिटेरेनियन डाइट, डैश डाइट, उनको हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। वो ज़्यादा हार्ट के लिए हेल्दी तस्वुर की जाती हैं। सही। डैश क्या है? डैश डाइट जो बेसिकली है वो यही है कि जी ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। मेडिटेरेनियन जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि मेडिटेरेनियन सी के आस-पास जो इलाके हैं उनमें जो ग़िज़ा खाई जाती है, सो उसमें क्या आप फ्रूट्स ज़्यादा सजेस्ट करें, ठीक है जी। आप वेजिटेबल्स ज़्यादा सजेस्ट करें, ज़्यादा कंज़्यूम करें। सॉल्ट कम खाना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ऑलिव ऑयल, ऑलिव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट। तो ये जो चीज़ें हैं, वो क्या उसे कहते हैं, दे आर कंसिडर्ड मोर हार्ट हेल्थी। नट्स। नट्स, बिल्कुल नट्स आ गए उधर। हुँ, तो ये जो है ये सारा जो मेडिटेरेनियन डाइट का जो है, सो इट इज़ कंसिडर्ड मोर हेल्थी फॉर द हार्ट। तो नाउ कमिंग टू इंटरमिटेंट फास्टिंग कंपेयर्ड टू कीटोजेनिक डाइट, इसके जो ट्रायल्स वगैरह देखे गए हैं, जो लिटरेचर देखा गया है, इट इज़ रिलेटिवली मोर फेवरेबल फॉर द हार्ट। हुँ, सो इट्स रिलेटिवली मोर फेवरेबल। लेकिन जो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने मरीज़ों को टू बी ऑनेस्ट, वो यही है कि बिल्कुल अपने जब भी अपने अपने क्लिनिशियन के साथ मशवरा करें। और दूसरा ये है कि डाइट और एक्सरसाइज़ का अगर कॉम्बिनेशन अपनाएँगे तो दैट इज़ द बेस्ट, ठीक है? हुँ, क्योंकि डाइट बेशक आप कार्ब कम करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये है कि साथ कोई एक्सरसाइज़, मिसाल तौर पे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी क्या रिकमेंड करती है कि दिल के मरीज़ों को कि 20 से 25 मिनट चहलकदमी करें, वॉक करें, कम से कम हफ्ते में 4 दिन। पाएँ 20 बाग में। हुँ, सो तो या 20-25 मिनट से शुरू करें, अगर ज़्यादा कर सकें तो वेल एंड गुड, ना कर सकें तो एटलीस्ट 20-25 मिनट पे रहें। तो इसलिए सही। डाइट और एक्सरसाइज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो अ, मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है कंपेयर्ड टू जिस तरह एक्सरसाइज़ की एक वजह ये भी अ, डिस्कस की जाती है कि अगर किसी को ब्लॉकेजेज़ हैं, मिसाल पे क्रोनिक ऑक्लूजन्स हैं, दिल के अंदर ब्लॉकेज हैं, जिनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है बज़ाहिर, वो इतने बुरे ब्लॉकेज हैं कि ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि चहलकदमी करने से उस दिल के एरिया में खून की सप्लाई बन जाती है, जिसको कोलैटरल सप्लाई कहते हैं, ठीक है? द मोर यू वॉक, द मोर यू एक्सरसाइज़, द बेटर इट गेट्स। तो इसलिए डाइट और एक्सरसाइज़ का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर देन जस्ट अ कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। और चहलकदमी से आपकी मुराद ब्रिस्क वॉक, इट्स नॉट कि आप 2 कदम लें और आस-पास टहलते-टहलते माहौल भी यानी एन्जॉय कर रहे हैं और यानी बेहतर ये है कि ब्रिस्क वॉक करें, लेकिन कई लोग ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते। हुँ, आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, बैक पेन के मरीज़ हैं, वॉकर के साथ चलते हैं या वो क्या उसे कहते हुँ। हैं, वो केन के साथ चलते हैं, जिसको हमारे पंजाबी में खूंडा कहते हैं। उसके साथ चलते हैं तो दे कैन नॉट डू द ब्रिस्क वॉक। आई टेल देम कि यार डू समथिंग। अगर आप 1 माइल पर आवर पे स्पीड पे चलना चाहते हैं, चलें, लेकिन ये है कि कंटीन्यूअस चलें। ये नहीं कि 2 हुँ। कदम चलें, उसके बाद खड़े होके आधा घंटा गप लगाई। तो वो दैट विल नॉट हेल्प द सिचुएशन, कि बेशक हाँ, स्लो चलें, जितनी रफ्तार पे चल सकते हैं, बेशक, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि हड्डियों के मरीज़, घुटनों के मरीज़, सो देयर आर सेवरल डिफरेंट पेशेंट्स एंड सेवरल डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स दैट एक्जिस्ट। तो उस सूरत में ये है कि बेशक आहिस्ता चलें लेकिन कंटीन्यूअस वॉक करें, कि 20-25 मिनट कंटीन्यूअस वॉक करें, बार-बार रुकें नहीं, बार-बार रुकें नहीं। तो मुझे याद आ गया वो गाँव में जब वॉक करते थे तो जिस घर के सामने होते थे उस घर वालों की ग़ीबत करके रुक के फिर 2 कदम आगे चल के आई अगले मीन घर वो वाला नहीं, वो इस घर में अमेरिकन तो कॉलेज ये ऑफ रहता है, कार्डियोलॉजी वो इस घर में रिकमेंड तो नहीं ये करते। आई मीन वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की वो मना ग़ीबत रिकमेंडेशन है। करते हैं। चलें सही तो अगर डाइट क्योंकि लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं, अगर आपको एक डाइट रिकमेंड करनी पड़े तो आप मेडिटेरेनियन डाइट को प्रेफ़र करेंगे कंपेयर्ड वो टू प्रेफरेबल अदर डाइट्स। दैट अगर इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई करना चाहता है तो कर सकता है एज़ लॉन्ग एज़ दे आर बीइंग सेफ एंड मॉनिटरिंग देयर ब्लड प्रेशर और ब्लड वर्क वगैरह मॉनिटर कर रहे हैं। उससे आप इट्स नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड या मना नहीं ट्रू। है हार्ट इट्स के नॉट पेशेंट्स के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नहीं, नहीं, इट्स नॉट। सेम थिंग फॉर रमज़ान, मिसाल तो रमज़ान में जो है वो कई लोग आते हैं कि जी हम रोज़े,
बिल्कुल रख हुँ, सकते हैं रोज़े, एज़ लॉन्ग एज़ दे कैन टॉलरेट इट। याद रखें, हमेशा अपने मुआलिज के साथ, अपने फिज़िशियन के साथ डिस्कस ज़रूर कर लें कि दवाई की टाइमिंग हुँ, क्या करनी है। दिन में अगर हुँ, 2 दफ़ा दवाई लेते हैं, सुबह ले लेंगे, इफ्तारी के टाइम पे ले लेंगे, ठीक है? तो दैट इज़ डूएबल। लेकिन उसमें ये है कि जब आप रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, तो आपको हाँ, दवाई का टाइम तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन खुराक में भी कुछ चेंजेज़ करनी पड़ेंगी। जैसे आपके हुँ, हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, हार्ट फेलियर के मरीज़ जो हैं, वो अब उनको जो है दवाई के साथ-साथ खाने में भी थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बेशक रोज़ा भी रखें, फास्टिंग करें, लेकिन ये है कि अपने फिज़िशियन के साथ डिस्कस ज़रूर कर लें, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करता है। ईच पेशेंट इज़ हुँ। डिफरेंट, ठीक है जी, हर मरीज़ डिफरेंट है, तो बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ in based upon the literature we have is safer compared to ketogenic diet. और रमज़ान में कुछ मज़ीद प्रिकॉशंस हैं जो हार्ट के पेशेंट्स को लेने चाहिए नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड इट। तो अगला क्वेश्चन मेरा असल में इसी बारे में था कि जो रमज़ान में स्पेशली जो मुसलमान हैं, रोज़े रखना चाहते हैं, वो ओल्ड एज में रोज़े रखने का शौक भी बढ़ जाता है। जब हिम्मत कम हो जाती है, शौक बढ़ जाता है। तो उसमें कोई और स्पेशल प्रिकॉशंस आप रिकमेंड करते हैं बिसाइड्स ऑफ कोर्स के कचौरियाँ और समोसे और तले हुए पकौड़े कम खाएँ? यार वही बात है कि रोज़े रखें बेशक, अगर हिम्मत है तो रोज़ा रखें, अपने मौलिक के साथ डिस्कस ज़रूर कर लें, और फिर अगेन वही बात कि मेक श्योर यू कीप एन आई ऑन योर ब्लड वर्क, ठीक है जी? हुँ, अपने टेस्टों पे नज़र रखें, ठीक है? महीने बाद ये ना हो कि क्या उसे कहते हैं, रोज़े तो 30 रख लिए, उसके बाद 2 महीने दाखिल रहें अस्पताल में। ये मकसद नहीं है। तो मेक श्योर कि अपने ब्लड प्रेशर पे, अपनी ब्लड शुगर पे, अपने कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखें, ठीक है जी? हुँ। इसलिए मैंने कहा कि मेडिसिन कई दफ़ा दिन में जो 2 दफ़ा वाली मेडिसिन है वो तो ईज़िली एडजस्ट हो जाती है, लेकिन कई दफ़ा दिन में 3 दफ़ा वाली मेडिसिन होती है। अब वो 3 दफ़ा वाली मेडिसिन आप तीसरी दफ़ा छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने फ़िज़िशियन के साथ, मौलिज के साथ डिस्कस करेंगे, तो वही जो 2 टाइम वाली दवाई है उसको डोज़ को, खुराक को थोड़ा ऊपर-नीचे किया जा सकता मॉलेज को थोड़े पैसे लगाएँ, थोड़ा-सा कोई डराएँ-धमकाएँ है। तो दवाई थोड़ी-सी आपकी कम गुंजाइश कर दे। निकालने की, वो गुंजाइश निकालने की। कोई लेकिन गुंजाइश दैट्स ना गुड, अगेन मतलब इट इज़ डूएबल, बट अगेन वो सही। ये है, इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड। तो आपका एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स यूएस में प्रैक्टिस का ज़्यादा है, लेकिन आप पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में गए हैं, पाकिस्तान में फैमिली भी है, बहुत से लोग आपसे पाकिस्तान में भी मेडिकल के स्पेशली हार्ट के प्रॉब्लम्स में मशवरा लेते हैं। तो आपकी नज़र में व्हाट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू सी पीपल आर मेकिंग व्हेन दे आर डायग्नोज्ड विद हार्ट डिजीज़? इधर यूएस में भी और पाकिस्तान में भी लोग कौन-सी गलतियाँ करते हैं जो आप समझते हैं कि इफ दे डोंट डू दैट, तो दे विल बी इन अ मच बेटर पोज़ीशन एंड दे कैन लिव अ लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ? यहाँ पे एक तो अवेयरनेस, वो जैसे पहले हमने कहा कि अवेयरनेस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मीडिया इसमें रोल प्ले करता है। तो एक तो अवेयरनेस यहाँ पे जो हमने जैसे डिस्कस किया कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैक होम, और दूसरा ये है कि जो एक्सेस टू द जो प्राइमरी केयर है कि वो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मर्ज़ जो है अमूमन अपने अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाता है, ठीक है जी? कंपेयर टू जब बहुत एडवांस्ड हो गया, जब इरिवर्सिबल हो गया, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल हो गया। तो ये तो यहाँ का है कि जी, यहाँ के सिस्टम में चूँकि प्राइमरी केयर है, वो अर्ली रेफरल टू स्पेशलिस्ट, अर्ली ट्रीटमेंट, तो इससे इससे बड़े नुकसान से मरीज़ बच जाता है। लेकिन जो मसला कॉमनली देखा गया है, वो ये है कि किसी को दिल की तकलीफ हुई, बायपास हो गया या स्टेंट्स हो डल गए, और अब वो सिम्पटम फ्री हो गए, यानी कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गए। दे आर फीलिंग गुड, देयर इज़ नो चेस्ट पेन, कोई साँस का मसला नहीं चल रहा, कोई छाती में दर्द नहीं हो रहा। तो अब मरीज़ क्या करता है, अमूमन दवाई छोड़ देता है, कि वो क्या कहता है कि यार अब स्टेंट डलवाने के बाद, बायपास करवाने के बाद जो है वो आई एम डन, कि भई अब मैं जो है वो वही बात है कि हमेशा-हमेशा के लिए जीऊँगा। तो दैट इज़ नॉट ट्रू, ये याद हुँ, रखें। वो चाहे अमेरिका है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे दुनिया में कहीं भी है। अगर तो रिस्क फैक्टर्स अनकंट्रोल्ड हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? शुगर अनकंट्रोल्ड है, किसी की डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड है, किसी का ब्लड प्रेशर है अनकंट्रोल्ड है, किसी का कोलेस्ट्रॉल है अनकंट्रोल्ड है, दवाई नहीं ले रहे, तो उस सूरत में अनफॉर्च्यूनेटली ये मसला बार-बार होगा, ठीक है? एक बायपास हुआ उसका ये मतलब नहीं कि दोबारा ब्लॉकेज नहीं आएँगे। इवन के बायपास जो हैं वो भी बंद हो सकते हैं, ठीक है? वो भी बंद, जिस तरह स्टेंट्स हैं, स्टेंट्स भी बंद हो सकते हैं। तो इसलिए अगर तो एक दफ़ा ट्रीटमेंट हो चुकी है तो मेक श्योर कि आप अपनी दवाई लें, ठीक है? और ये सारी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है कि जी आप जो है वो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। फिर वही बात, रिस्क फैक्टर्स की बात हो रही है। कई मरीज़ हैं कि वो दिल की तकलीफ है, ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, उसके बाद जनाब 1-1 पैक, 2-2 पैक सिगरेट पी रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट।
ठीक है, दवाई लेनी पड़ेगी। और दैट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट। वो कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट, यू गॉट टू डू इट, यू विल हैव टू टेक द मेडिसिन, यू विल हैव टू कंट्रोल द रिस्क फैक्टर्स। जिस तरह मैंने एक्सरसाइज कही, डाइट और एक्सरसाइज कोशिश करें। अगर दिल के ब्लॉकेज हैं या कहीं ब्लॉकेज हैं, फालिज का मसला, टांगों में ब्लॉकेज, और उसके बावजूद जनाब नहारी और पाए के बगैर नाश्ता ही नहीं उतरना नीचे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इट इज गोना कीप गेटिंग वर्स, इट विल कीप कमिंग बैक। वही बात है कि एक दफा ब्लॉकेज ट्रीट हो गया, इसका ये मतलब है कि दोबारा दोबारा मरीज दोबारा भी आ सकता है। और यहाँ पे हम कई दफा देखते हैं, खासतौर पर जो डायलिसिस के मरीज हैं, वो बेचारे दे जस्ट कीप कमिंग बैक रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू डू फॉर देम। उनका बाईपास हो गया, स्टेंट डाल गया, लेकिन मुसलसल चूंकि रिस्क फैक्टर कंट्रोल नहीं हो रहे, डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्या होता है, वो बार बार हर महीने 6 महीने साल बाद आ रहे हैं। तो एंड इट गेट्स टू द पॉइंट वेयर यू गिव अप। आप कहते हैं यार इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता आपका, मतलब इट इज व्हाट इट इज। तो इसलिए हमें खुद भी रोल प्ले करना है। वही बात है कि वी आल्सो हैव टू प्ले अ रोल। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका है, अगर दवाई नहीं लेंगे तो दवाई काम नहीं करेगी, राइट? दवाई सिर्फ अलमारी में रखने से वो काम नहीं करेगी, यू हैव नहीं टू करेंगे। टेक इट। तो लेंगे। जिस तरह हमारे टीचर्स कई दफ़ा मरीज़ों को समझाने के लिए कहते थे कि यार जब मरीज़ तंग आके कहता है मैं पूरी ज़िंदगी दवाई खाऊँ, तो कहते हैं जिस तरह नाश्ता, लंच और डिनर पूरी ज़िंदगी करना है, इसी तरह दवाई इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ, तो आप उसको बस नाश्ता समझ के या दोपहर का खाना समझ के दवाई भी साथ ही खा लें। आपने दवाइयों की बात की, तो आई नो वी डिडंट डिस्कस दिस क्वेश्चन बिफोर, लेकिन आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि पाकिस्तान में जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है या बायपास हुआ है, उसके बाद जो 3-4 दवाइयाँ उनको लाज़मी लेनी चाहिए, समटाइम्स दे आर नॉट इवन टेकिंग दोज़ बेसिक चीप मेडिसिन्स जो ₹2-2 की, ₹4-4 की गोली है, वो भी नहीं खा रहे होते बिकॉज़ किसी ने उनको बताया नहीं है कि आप ये वाली दवाई खाएँ। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उसको स्टेंट डले हैं, तो कौन-सी मेडिसिन्स हैं जिनके बगैर उनका गुज़ारा नहीं हो सकता, दे शुड एट लीस्ट टेक सम ऑफ दीज़ मेडिकेशंस। कौन-सी दवाइयाँ हैं जो उनको लाइफ़ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी? कौन-सी दवाइयाँ जो स्टेंट के कुछ अरसे बाद तक लेनी पड़ेंगी? और कौन-सी दवाइयाँ हैं जो वो कभी भी नहीं छोड़ सकते? इसमें एक तो है ब्लड थिनर में एस्पिरिन भी है, और क्लोपिडोग्रिल या प्लाविक्स है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, खुदा न खास्ता, और उसके बाद स्टेंट्स डले मिसाल के तौर पे, तो लो डोज डिस्प्रीन जो 81 मिलीग्राम, पाकिस्तान में 75 मिलीग्राम से आती है, वो लोपरन जो है वो, और उसके साथ क्लोपिडोग्रिल, क्लोपिडोग्रिल का दूसरा नाम प्लाविक्स है, वो भी 75 मिलीग्राम की होती है। स्टेंट्स डलवाने के बाद, हार्ट अटैक के बाद स्टेंट्स डलें, तो ये कम से कम 1 साल जरूर लेनी चाहिए। 1 साल, ठीक है जी। 1 साल के बाद, अभी नई स्टडीज हैं जिसमें जल्दी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको ज़हन नशीन करने के लिए, आराम से याद रखने के लिए, 1 साल दोनों लें, ठीक है जी। 1 साल के बाद अगर अब तबीयत ठीक है और चेस्ट पेन नहीं हो रहा, कोई और मसले नहीं हुए, तो सिर्फ लोपरिन पे जा सकते हैं, प्लाविक्स छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 साल के लिए दोनों लेनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसी तरह बाईपास के बाद डिस्प्रीन कम से कम लेनी पड़ेगी, कम से कम डिस्प्रीन। अब ये फिर मरीज टू मरीज वेरी करता है, कई कॉम्प्लेक्स पे भी डाल देते हैं जो क्लोपिडोग्रिल है, लेकिन एटलीस्ट डिस्प्रीन तो जरूर लेनी पड़ेगी। ये हो गया ब्लड थिनर। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। कई मरीज कहते हैं यार मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल का मसला ही नहीं है, स्टेंट डले थे, बाईपास हुआ, तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन मैं क्यों लूं? ये याद रखें, स्टेंट्स को खुला रखने के लिए, बाईपासेस को खुला रखने के लिए स्टैटिन की जरूरत है, ठीक है। यू हैव टू टेक द स्टैटिन, ठीक है। अगर तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल 40 से नीचे आ गया है, जो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, तो फिर आप अपने फिजिशियन के साथ, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और स्टैटिन की मिकदार कम कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपके बाईपास, आपके स्टेंट उस स्टैटिन के ऊपर डिपेंडेंट है, याद रखें। स्टैटिन नहीं लेंगे तो बाईपास या स्टेंट बंद हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा ये है कि बाकी दवाइयां जो ये तो मस्ट है, इनके बगैर तो गुजारा है ही नहीं। बाकी जो दवाइयां हैं, वो बीटा ब्लॉकर हो गया, मिटोप्रोलोल, सिनोप्रिल, वो डिपेंड करता है आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका हार्ट रेट क्या है, तो वो उसके, लेकिन जो ब्लड थिनर, स्टैटिन, हुँ, और जो एक और दवाई है वो है नाइट्रोग्लिसरीन, जो पाकिस्तान में एनजीसिड के नाम से आती है। वो ये है कि जब भी छाती में दर्द हो, वो ज़बान के नीचे रखेंगे, वो एब्ज़ॉर्ब होगी, उससे क्या होता है, वो करती क्या है, बेसिकली वो खून की शरीयानों को खोल देती है। जब खून की शरीयानें खुलती हैं, क्या होता है, उसके अंदर ब्लड ज़्यादा जाता है, वो चेस्ट पेन ठीक कर देता है। लेकिन अब इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि उससे सर में दर्द होती है। लेकिन सर दर्द जो है वो छोटा मसला है, छाती का दर्द बड़ा मसला है, ठीक है? तो ये जो एंजासाइड है, जो जहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन उसको हम कहते हैं, 0.4 मिलीग्राम के से आती है, वो ज़ुबान के नीचे रखें, तो उसको पास रखें। मतलब ये नहीं कि उसको लेना है, वो सिर्फ़ ज़रूरत के टाइम पे है। लेकिन सही।
ये जो 2-3 दवाइयाँ ये तो मस्ट हैं, बाकी जो दवाइयाँ जैसे मैंने कहा डिपेंड करता है आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है, वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चलें ब्लड थे और स्टैटिन या ब्लड थिनर और स्टैटिन ये ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। और स्टैटिन जिन लोगों ने हमारी पिछली एपिसोड नहीं सुनी, स्टैटिन वो दवाएं हैं जिनका नाम स्टैटिन में ख़त्म होता है। टोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन और इस क्लास की जो दूसरी मेडिसिन हैं वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती हैं और आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, जो ब्लड वेसल्स की सोजिश है, उनको भी कम करती हैं। तो अब आप ये बताएं कि तो हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस अपने हर इलाज के लिए बाहर आ जाते हैं, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी कनाडा। तो अगर पाकिस्तान में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, आपने पेशेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली, दवाओं की बात कर ली, वो सारी दवाएं पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं जो अमेरिका में या दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में अवेलेबल हैं। जहाँ तक प्रोसीजर का ताल्लुक है, जो इंटरवेंशन का ताल्लुक है, अगर कोई पाकिस्तान में हार्ट अटैक का इलाज कराता है या अमेरिका में हार्ट अटैक का इलाज कराता है, तो प्रोसीजर्स की जो सोफिस्टिकेशन है या प्रोसीजर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो एक्सपर्ट्स हैं प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले, उनमें पाकिस्तान में और अमेरिका में क्या फ़र्क है? अगर लाहौर में कोई इलाज कराता है या शिकागो में या टेनेसी में आपके पास कोई इलाज कराता है, तो उसके इलाज में कितना फ़र्क होगा एज़ फार एज़ द सोफिस्टिकेशन और एडवांस इज़ कंसर्न्ड इन मेडिसिन? अहमद जहाँ तक तो ताल्लुक है ना ये हमारे सियासतदानों का, अंसारों का, मतलब वो यही है कि एक वो क्या उसे कहते हैं कि एक वो स्टेटस सिंबल भी है ना कि जी बाहर जाके इलाज करवा रहे हैं, राइट? कंपेयर टू आप वहाँ पे लोकल इलाज करवाएंगे, कंपेयर टू आप लंदन जाएंगे, यूएस जाएंगे, वो स्टेटस सिंबल भी है, एक चीज़ है। सो वी आर नॉट गोना गो इनटू दैट। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक, अगर तो प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, क्योंकि कई मरीज वहाँ से हमें राब्ता करते हैं, वो अपनी एंजियोग्राफी फिल्म्स भेजते हैं, अपने डिस्कशन भेजते हैं, किस तरह डॉक्टर को दिखा। तो जो तो नए अस्पताल हैं, मतलब जो कई लोगों ने शिफा इंटरनेशनल में करवाई, लाहौर में कई वो डॉक्टर्स में, और जो मतलब जो खास तौर पर प्राइवेट वर्ल्ड में, देयर इज नॉट टू मच डिफरेंस हुँ, वहाँ पे और यूएस में, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ज़हनी तौर पे यस हाँ, मरीज़ समझेगा यार वो अमेरिका है, ये पाकिस्तान है। लेकिन ये है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। वहाँ पे भी काबिल और ट्रेन्ड डॉक्टर मौजूद हैं, यहाँ पे भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर तो प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करेंगे, गाइडलाइंस को फ़ॉलो करेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सरकारी सेटअप में जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेयो अस्पताल में जहाँ हमने ट्रेनिंग की स्टूडेंट हूँ, उसको अब अगर अमेरिका के अस्पताल से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी ज़्यादती है। क्यों? क्योंकि बजट का फ़र्क है, सहूलतों का फ़र्क है, एंजियोग्राफी लैब मुझे याद है उस ज़माने में शायद 2 महीने में 1 दिन चलती होती थी। तो इट्स एन अनफेयर कंपैरिज़न कि आप मेयो अस्पताल की लैब को आप इधर की लैब से कंपेयर करना शुरू करें, तो ये थोड़ी ज़्यादती है। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, अब मेरा कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, दे गॉट गुड ट्रीटमेंट ओवर देयर, मतलब गुड ट्रीटमेंट ओवर देयर, और मैंने जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी, तो द इक्विपमेंट दे यूज्ड वाज़ आई मीन प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव हियर। तो इसलिए अगर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, ऑफ कोर्स वो एक्सपेंसिव होगा, मतलब यू रिमेंबर दिस कि जब भी आप प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, जब भी आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो वो कंपेयर टू सरकारी अस्पताल महँगा होगा। हुँ। लेकिन इफ यू आर एट द राइट प्लेस, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेट वेरी गुड ट्रीटमेंट ओवर देयर। इसमें एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन सेवरल केसेस। अच्छा, लेकिन वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन पाकिस्तान में 1-2 किस्से ऐसे भी हुए हैं कि मरीज़ टेबल पे लेटा हुआ है तो वो कहता है जी ये लाख रुपए वाला स्टेंट पा दइए कि ये 2 लाख वाला जर्मनी वाला पा दइए। कैथ के दरमियान मरीज़ को चूज़ यहाँ पे करने ऐसा कोई नहीं। हाँ, हियर यू हैव टू या गिव देम द बेस्ट ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो फ़र्क है ना, अगेन मैंने कहा कि सिस्टम फ़र्क है ना, यहाँ पे इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है, ठीक है? यहाँ हुँ, पे मरीज़ कम्स फर्स्ट, पेशेंट कम्स फर्स्ट, उसके बाद फिर वहाँ पे ये है कि अगर मरीज़ ने अपनी सब कुछ अपने उस पे देना है, कैश बेस्ड है, तो इसलिए थोड़ा सिस्टम फ़र्क है, तो वहाँ पे मरीज़ को प्रोसीजर के दरमियान जगा के पूछ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हियर यू हैव टू डू द बेस्ट, जो बेस्ट स्टैंड आपके पास मौजूद है, यहाँ पे आपको वही करना पड़ेगा। जो भी आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न भी थोड़ी-सी क्लियर करें, हमारे पास थोड़ा-सा टाइम रह गया है। कि स्टेंट और बायपास के दरमियान डिसीजन किस बेस पे होता है? क्योंकि पहले सुनने में आता था कि अगर आपको 1 से ज़्यादा वेसल्स में ब्लॉकेज है तो आप बायपास करा लें, फिर सुना 3 में ब्लॉकेज है तो बायपास करा लें, फिर अगर आपको डायबिटीज़ है तो बायपास करा लें। अब सुनने में आया कि बाईपास की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, आप 3 जगहों पे ब्लॉकेज हो तब भी आप स्टेंट डलवा सकते हैं। तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूज़न लोगों को रहती है कि हमें बाईपास रिकमेंड किया गया है, तो ये ना हो कि डॉक्टर ने पैसे बनाने के लिए रिकमेंड किया हो या स्टेंट 3 डाल दिए हैं तो पैसे बनाने के लिए डाल दिए हैं। इसमें गाइडलाइंस अभी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है कार्डियोलॉजी में, गाइडलाइंस क्या कहती हैं? किसको स्टेंट डलवाना चाहिए और किसको बाईपास करा लेना चाहिए?
अहमद, इसमें एनाटमी हैज टू बी फेवरेबल इनफ फॉर द स्टेंट्स। चाहे 2 ब्लॉकेज हैं, 3 ब्लॉकेज हैं, अगर तो एनाटमी फेवरेबल है, मिसाल इसकी ऐसे देते हैं, एक कोई 75 साल का बंदा है, ठीक है? हमारे यहाँ पे अमेरिका में भी ऐसे मरीज़ हैं, पाकिस्तान में भी हैं। उनको 3 ब्लॉकेज हैं, लेकिन एनाटमी फेवरेबल है। उससे क्या मुराद है? जब भी एंजियोग्राफी होती है, आपको पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है और कैसा है, ठीक है जी? क्या वो स्टेंट्स के लिए फेवरेबल है या नहीं है? 75 साल का कोई बंदा है या बंदी है, जो भी है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, वीक है, कमज़ोर है, बहुत से मेडिकल मसले हैं। अब उस वक़्त 75 साल की, 80 साल की उम्र में बायपास करना, बायपास इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सर्जरी है। वी हैव टू रिमेंबर दिस। इट इज़ नॉट अपेंडिक्स, इट इज़ नॉट अ टो सर्जरी, इट इज़ रियली अ बास। बायपास ये है कि आपकी छाती ओपन करके बायपास होगा। तो उसमें जो पोस्ट ऑप रिकवरी होती है, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है? तो उस सूरत में अगर तो फेवरेबल है, ब्लॉकेज फेवरेबल है, मैं वही बता रहा हूँ कि फेवरेबल कैसे पता चलता है? एंजियोग्राफी पे जब डॉक्टर देखता है तब पता चलता है कि ब्लॉकेज फेवरेबल है या नहीं। अगर तो फेवरेबल ब्लॉकेज है और मरीज और 3 मिसाल तौर पे 3 ब्लॉकेज से बात करते हैं, तो आपने ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, 3 ब्लॉकेज हैं, एनाटॉमी फेवरेबल है और मरीज जो है वो बायपास का कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बायपास के बाद पूरी रिकवरी में 6-6 महीने, 3 से 6 महीने लग जाते हैं। हमारे अपने मरीज यहाँ पे अमेरिका में भी लगते हैं, पाकिस्तान में भी लगते हैं। तो उस सूरत में मल्टी वेसल जो स्टंटिंग है, दैट इज़ डूएबल एंड इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है जी। अगेन फेवरेबल एनाटॉमी। उसके बाद मरीज को दवाई लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले कहा, एस्पिरिन, प्लाविक, स्टैटिन, वो सारा कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये है कि मरीज के साथ डिस्कस भी कर लें। अब कई दफ़ा होता है कि यहाँ पे 80 साल के मरीज मेरे मिसाल तौर पे कुछ अर्सा पहले थे। उसमें हमने उनकी एंजियोग्राफी की यहाँ पे कुछ अर्सा पहले। तो 80 साल उम्र है, लेकिन जो एनाटॉमी है वो बड़ी अनफेवरेबल है। एनाटॉमी जो है वो ब्लॉकेज इस नौयत के हैं कि उसके अंदर स्टेंट डालना या पॉसिबल नहीं है। और अगर डाले भी स्टेंट तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होने का ज़्यादा चांस है। तो वी वर एबल टू सेंड द पेशेंट फॉर बायपास। 80 साल की उम्र में बायपास हो गया। हुँ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि बायपास करवा दो, वो पैसे बनाने के लिए कह रहा है, या डॉक्टर ने कहा है कि आपको 3-4 स्टेंट डलेंगे तो पैसे बनाने के लिए कह रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। हर हुँ। केस मुख्तलिफ है, हर एनाटॉमी मुख्तलिफ है। इसके अंदर भी ब्लॉकेज की भी टाइप्स हैं, कुछ स्टेबल ब्लॉकेज हैं, कुछ अनस्टेबल ब्लॉकेज हैं। तो देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स इसके अंदर। इसीलिए वो पूरी क्या उसे कहते हैं कि मेडिकल साइंस जो है, इट हैज़ मतलब देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ने वो, जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं, टूटी लगा के ₹500 ले लिया। बड़ा कॉमन है कि टूटी लगा के इलाज करेंगे। तो ये नहीं है कि डॉक्टर जो है वो टूटी लगा के आपसे पैसे लेने के चक्कर में। तो या किसी आपको जानने वाले को स्टेंट डाले तो कहे जी 2 की तो आपको ज़रूरत है, 1 मैं अपने वल्लों पा देंदा। क्योंकि तुसी जानने वाले हो तो। लेकिन जो आपने फेवरेबल एनाटॉमी की बात की, इसमें फिर एक्सपर्टीज़ का भी रोल आ जाता है कि डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट के लिए वो एनाटॉमी फेवरेबल हो सकती है और किसी कार्डियोलॉजिस्ट के लिए स्पेशली कोई नया है, अभी ट्रेनिंग की है या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो दैट इट इज़ ट्रू। डज़न्ट हर्ट टू गेट अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट और समवन यू रियली ट्रस्ट। तो दैट आई एग्री विद। इवन यहाँ पे कई मरीज़ आते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए। द गुड थिंग इज़ कि आजकल देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हाई रिस्क पीसीआई, वो पाकिस्तान में भी हो रही है। आई नो कि खास तौर पे जो नई मॉडलिटीज़ हैं, जिसमें वो रोटा एब्लेशन, आईवीएल है। आईवीएल बेसिकली शॉक वेव है, शॉक वेव इन द कोरोनरीज़। तो दीज़ आर न्यू मॉडलिटीज़। तो इसमें ये है कि कई दफ़ा जो पुराने ज़माने में मरीज़ होते थे 70-75 साल या 80 साल, अब जी आपका कुछ नहीं हो सकता, आप जितना अरसा हैं आप बस दर्द के साथ ज़िंदा रहें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? अगर उनको आपने कह दिया कि जी बायपास नहीं हो सकता, सर्जरी कह रही है कि बायपास नहीं हो सकता। तो देयर आर मॉडलिटीज़, जिस तरह मैंने कहा कि देयर आर न्यूअर टेक्नीक्स, जिसमें हुँ। आप जो है वो ब्लॉकेज को ओपन कर सकते हैं। मुझे पता है कि काफ़ी सारे अस्पतालों में हो रहा है, पाकिस्तान में भी इस वक़्त हो रहा है, जिसको एथेरेक्टमी कहते हैं या रोटाब्लेशन कहते हैं, आईवीएल कहते हैं। So there are different things that are being done. तो बिल्कुल, if you want a second opinion, sure, you have all rights to get a second opinion. That is, there is no harm in that. There is no problem with that. तो अब जो थोड़ा-सा टाइम हमारे पास रह गया उसमें ये बताएँ कि आपकी कार्डियोलॉजी की फ़ील्ड में कौन-सी ऐसी नई ट्रीटमेंट्स ऑन द होराइज़न व्हिच यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट या व्हिच गिव्स यू होप फॉर योर पेशेंट्स इन द फ्यूचर कि अगले 5 साल में, 10 साल में ट्रीटमेंट में ये रेवोल्यूशन आने वाला है या ये चेंजेज़ आने वाली हैं और इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा? कौन-सी ऐसी न्यू डेवलपमेंट्स हैं कार्डियोलॉजी की फ़ील्ड में, स्पेशली हार्ट डिज़ीज़ की या हार्ट अटैक वगैरह जिस वजह से होता है उस फ़ील्ड में? एक तो वही है कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो, मतलब मेडिसिन बेहतर से बेहतर हो रही हैं। जैसे स्टैटिन की बात हुई कि स्टैटिन जो है उसकी वजह से अब हम अपने जो हमारे जो अब हमारे अपने जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमें ट्रेन किया, वो कहते हैं कि जब
हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे आज से 15 साल पहले, तो स्टेमीज़ जो है एसटी एलिवेशन एमआई की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इट इज़ हार्ड टू इमेजिन कि स्टेमी वॉल्यूम कितना कम हो चुका है। क्यों कम हुआ है? जो उसकी मेजर हार्ट वजह अटैक जिसे हाँ, कहते हैं। मेजर हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, बिल्कुल, बिग हार्ट अटैक। उसकी कम क्यों हुए हैं? क्योंकि एक लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है। दूसरा, लोग जो है वो स्टैटिन थेरेपी जल्दी शुरू कर देते हैं, ठीक है? स्टैटिन क्या करता है कि ब्लॉकेज को रिग्रेस करता है, यानी कि ब्लॉकेज को रिवर्स करना शुरू कर देता है, ठीक है? एस्पिरिन ले रहे हैं। तो नो डाउट मेडिसिन्स बेहतर हो रही हैं, लोगों में अवेयरनेस बेहतर हो रही है, ठीक है जी? पीपल आर गेटिंग मोर अवेयरनेस अबाउट दिस सिचुएशन, दे आर ट्राइंग टू गेट ट्रीटेड सूनर देन लेटर। तो उसकी वजह से क्या है कि जी लेकिन लेकिन वो काफ़ी सालों में हुआ। इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। मिसाल के 10 साल पहले अगर हार्ट अटैक का इतना ज़्यादा वॉल्यूम था अमेरिका में, अब कम हो गया, तो उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन एज़ अपोज़्ड टू दैट मैं कुछ अर्सा पहले देख रहा कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अभी तक यंग एज में दिल की तकलीफ, हार्ट अटैक इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि इट्स इट्स हार्ड टू बिलीव। और वही है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी का दिल कमज़ोर हो गया, कोई खुदा ना ख़ास्ता किसी की डेथ हो गई इससे, तो पीछे पूरी फैमिली सफ़र करती है। ये वो एक बंदा नहीं है, इट्स द एंटायर फैमिली। कई लोग होते हैं ज़्यादा मतलब वो जो है मतलब वो अपने घर के सरबराह हैं तो। तो उस वक़्त में ये है कि एक तो दवाई को टाइम पे लेना और दूसरा ये कि कमिंग बैक टू दवाइयाँ बेहतर हो रही हैं। तो जो द थिंग्स दैट आर एक्साइटिंग आर एक्चुअली द हाई रिस्क स्टफ दैट आई टोल्ड यू कि पहले जिस तरह मरीज़ था बेचारा कि भई अब ब्लॉकेज हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब जब तक ज़िंदा है दर्द में ज़िंदा है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बेहतर हो रही हैं, ठीक है? स्टेंट्स की क्वालिटी बेहतर हो रही है, ठीक है? पहले जिस तरह मैंने कहा कि 1 साल दवाई लेनी पड़ती थी, अब कई दफ़ा 6 महीने बाद उनका जो दूसरा ब्लड थिनर है, प्लाविक्स, क्लोपिडोग्रेल वो रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर डूइंग सो गुड कि अगेन केस टू केस वेरी करता है, फिजिशियन से डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन यू कैन स्टॉप देयर ब्लड थिनर सूनर देन अ ईयर। इससे पहले 1 साल होता था। तो वो स्टेंट टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, ठीक है? और जो कहते थे ना कि जी इर्रिवर्सिबल किस्म के ब्लॉकेज हैं, बहुत स्टबर्न किस्म के, बहुत बुरे किस्म के ब्लॉकेज हैं, उनको भी ओपन करने की मोडालिटीज़ आ रही हैं। हुँ, तो इसलिए आई थिंक इट्स हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन और उसके अलावा जो बाकी हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल हार्ट डिज़ीज़ जो है कि पहले ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, दिल के वॉल रिप्लेस करने के लिए, वाल्व रिप्लेस करने के लिए, उसको पंजाबी में वॉल भी कहते हैं, वाल्व रिप्लेस करने के लिए। अब वो जनाब आपको क्या उसे कहते हैं कि बगैर ओपन हार्ट सर्जरी किए वो भी रिप्लेस हो जाते हैं। तो इट इज़ हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह और सही, सही। वी हैव वाल से याद आ गया, कहते हैं लोगों के दिलों के वाल बंद होते हैं, मेरे सिर के वाल बंद हो गए। चलिए, अब 1-2 आपसे पर्सनल नोयत के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसके बाद हम अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। तो पहले जो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं मोस्टली क्योंकि उर्दू में हमारी पॉडकास्ट है और इसीलिए है कि जो देसी लिसनर्स हैं हमारे, इंग्लिश में बहुत सारी पॉडकास्ट इस तरह की अवेलेबल हैं, लेकिन जो देसी, पाकिस्तानी, पंजाबी, इंडियन जो उर्दू, हिंदी समझते हैं उनके लिए एडवाइस उर्दू या उनकी अपनी लैंग्वेज में दे दी जाए। तो व्हाट विल बी योर पार्टिंग मैसेज फॉर पीपल वाचिंग दिस पॉडकास्ट कि अपनी हार्ट की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाज़मी करें जिनके बगैर गुज़ारा मुमकिन नहीं है? और फिर एक और इसके बाद एक फिलोसॉफिकल सा क्वेश्चन है छोटा-सा, वो मैं आपसे पूछ के फिर उसके बाद हम बंद कर देंगे। मैं टेक होम जो इसको टेक होम कहते हैं, मैं वो ये कहूँगा कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, शुगर कंट्रोल करके, स्मोकिंग छोड़ के हार्ट अटैक को बचा सकते हैं तो बचाएँ। क्योंकि खुदा ना खास्ता एक दफ़ा हो जाए, हाँ, उसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन ये कोई पता नहीं है कि आप ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल पहुँच भी पाएँगे या नहीं पाएँगे। हुँ, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कि परहेज़ जो है वो बेहतर है बजाए इसके कि बंदा सारी उम्र जो है बिस्तर के ऊपर गुज़ार दे। तो इसलिए इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। ये हमने पहले भी शुरू में ब्रीफली बात की थी कि जो सेहत है ना वो एक सबसे बड़ी नेमत है और इसका अंदाज़ा इंसान को एज़ द टाइम गोज़ बाय यू रियलाइज़ इट मोर एंड मोर कि जो सेहत है ना ये इट इज़ रियली अ वेल्थ। वो कहते थे ना हेल्थ इज़ वेल्थ। तो तंदुरुस्ती वाक़ई नेमत है। इसकी हुँ, कदर करें और कोशिश करके इसको बरकरार रखें। तो इसलिए ये मेरे ख़्याल से ये जो है वो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हुँ। इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू कन्वे। पीटर अटिया की एक बुक है आउटलिविंग और उसके अंदर आई डोंट नो इफ इट्स फैक्चुअली करेक्ट और नॉट एंड ही सेड के द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ सडन डेथ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले हार्ट अटैक होगा और उसके बाद आप मरेंगे या आपको पहले कोई स्टेंट डलेगा और उसके बाद आप मरेंगे। हो सकता है कि आप खड़े-खड़े जनाब ये ना हो कल मैं खुद ही मर जाऊँ, ये बता ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। तो अगला जो सवाल, जो आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि माशाल्लाह आप एक नेक इंसान हैं और अल्लाह के साथ आपका अच्छा कनेक्शन भी है
और हमारी जो बचपन से ट्रेनिंग हुई है उसमें अल्लाह में तवक्कुल का बहुत ज़्यादा रोल है पाकिस्तानी कल्चर में, मुस्लिम कल्चर में। और एक जो माइंडसेट है कि यार जिस वक़्त आनी है उस वक़्त आनी है, या जितनी ज़िंदगी लिखी है वो तो लिखी ही है। तो उस कॉन्सेप्ट को आप इस कॉन्सेप्ट के साथ कैसे बैलेंस करते हैं कि आप प्रिवेंशन करेंगे, दवाएँ लेंगे, डॉक्टर को दिखाएँगे तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी 10 साल, 15 साल, 20 साल बढ़ जाए, वर्सेस कि यार जब मौत आनी है तब तो आनी ही है, तो क्या फ़ायदा डॉक्टर के पास जाने का। और बहुत से लोग, हमारे बहुत से बुज़ुर्ग इस वज़ह से इलाज नहीं कराते या नहीं कराना चाहते कि यार दवाएँ लेनी पड़ेंगी, जब मरना है तब तो मरना ही है, जब जाना है तब तो जाना ही है। इस चीज़ को आप किस तरह एड्रेस करते हैं? क्योंकि आपने भी इस माइंडसेट के साथ डील तो किया होगा। दैट इज़ ट्रू कि ये बात सही है और वही बात है कि एक रूल हर एक पे अप्लाई नहीं होता। मिसाल तौर पे यहाँ पे कई हमारे मरीज़ आते हैं, वो 70s में हैं, 80s में हैं, वो अभी भी 2-2 पैक सिगरेट्स पी रहे हैं। उनसे बात करें, वो कहते हैं, "डॉक्टर, आई डोंट वांट टू क्विट, मैं छोड़ना नहीं चाहता, आई एम गुड।" कि मेरा बाप था, वो 90 साल की ज़िंदगी उसने गुज़ारी, वो भी 3 पैक सिगरेट पीता था। तो अब ये है कि अगेन मतलब ये थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन है कि लेकिन I know there's no right answer, but I was just there's no wondering right कि answer, लेकिन ये how है do कि you वी approach it? वी हैव टू गिव इट द बेस्ट ट्राई, ठीक है जी। आपको खुद कोशिश, वही बात है, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। आप हुँ। खुद कोशिश करेंगे तो आगे से, वरना तो फिर काम पे जाने की क्या ज़रूरत है, राइट? घर से सही बात निकलने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, सही फिर तो बात घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। तो जब मत दे द वो एक एक प्रिंसिपल भी है ना कि घर से निकलेंगे, काम पे जाएँगे तो पैसे अल्लाह की तरफ से ही आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपने असबाब इख्तियार किए ना, यू वेंट आउटसाइड, हाँ। यू गॉट द डिग्री, आपने कोई हुनर सीखा, कोई काम सीखा, आप बाहर गए, काम किया, फिर आपके पैसे आए। अब यही उस वक़्त तो आप ये नहीं कहते कि यार मैं काम पे नहीं जा रहा, मैं सारा दिन घर ही हूँ, जो किस्मत में पैसे आ जाएँगे मेरे अकाउंट में, उस वक़्त तो हम ये लोग जो नहीं जो कहते। रिस्क लिखा है वो जी, लिखा है। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे काम पे जाते हैं। सही है। तो उस तो इसलिए ये जो है ना, वो पिक एंड चूज़ किस्म की हमारी वो कुछ है कि भई हाँ, यहाँ पे चूँकि मुझे थोड़ी-सी एफर्ट करनी पड़ रही है अपनी सेहत के लिए, तो ठीक है, जो किस्मत में है लिखा जाएगा। तो इसलिए यू हैव टू प्ले अ रोल, एवरीबॉडी हैज़ टू प्ले अ रोल। मैंने जिस तरह के जैसे पहले हमने कहा कि दवाई तभी असर करेगी जब उसको लेंगे, खाली लेके एक अलमारी में रखने से वो काम नहीं करेगी। सही है। तो इस डिस्पेंसरी वालों को तो फ़ायदा हो जाएगा, आपको हाँ, शायद फ़ायदा। तो हाँ, आपकी हाँ, बात से मुझे 1-2 बातें याद आ गई ऑन अ सीरियस नोट कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि आप जिस चीज़ के लिए एफ़र्ट करते हैं अल्लाह आपको वो चीज़ दे देता है। और एक बचपन में हमें तवक्कुल के जवाब में ये वाक़या सुनाया जाता था कि एक बंदा किश्ती में डूब रहा था और उसने कहा जी मुझे अल्लाह बचाएगा। तो 3-4 कश्तियाँ उसको बचाने के लिए, ये कहता नहीं मुझे अल्लाह ही बचाएगा। तो मरने के बाद जब अल्लाह के सामने पहुँचा, अब बनी हुई कहानी है, ज़ाहिर बात है, इट्स नॉट अ फैक्चुअल इंसिडेंस, लेकिन जब उसने कहा जी अल्लाह तूने मुझे कहा था मैं बचाता हूँ इंसान को, तूने मुझे बचाया नहीं, कहता 4 कश्तियाँ तेरे बाप ने भेजी थी। तो अल्लाह ने जब कश्तियाँ भेजी हैं आपको बचाने के लिए तो आप उन कश्तियों को इस्तेमाल करें, आप इग्नोर ये ना तो करें। अक्ल भी तो अल्लाह ने दी है ना कि अकल इंसान ने दवाइयाँ बनाई हैं, इंसान ने ये सारी ट्रीटमेंट निकाली, अल्लाह ने ही अकल दी है ना इंसान को। सही तो बात इट्स वेरी ट्रू कि है। मतलब हाँ, अ, अल्लाह से वसाल। हाँ, तवक्कुल करें लेकिन अकल भी करें, वही बात है कि तवक्कुल करें लेकिन अकल भी। So Dr. Shamul Haq and our audience, thank you very much for joining us today. आपका वक्त बहुत कीमती है और मुझे पता है कि घंटा आपका कितना कीमती है डॉलरों में। तो आपने वो टाइम हमें मुफ्त में दिया और इतनी लेट नाइट दिया और अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही दिल से शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सर्विंग द पीपल हियर एंड हेल्पिंग आउट द पीपल बैक होम इन पाकिस्तान। तो जो हमारे सुनने वाले हैं, इफ़ यू फाउंड वैल्यू इन दिस पॉडकास्ट, तो इससे पिछली पॉडकास्ट जो है डॉक्टर शामुल हक के साथ, वो भी हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन के ऊपर है। गो बैक एंड लिसन टू दैट। एंड इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट तो आप इसके ऊपर कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो इस पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं तो उनके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ एंड इंशाल्लाह विल सी यू in the next couple of podcasts. We have podcasts coming up with a pediatric neurologist. We have a podcast coming up with a heart failure specialist. And we have a podcast coming up with a nephrologist who is a marathon runner. And he's going to give advice on endurance exercises. So please stay tuned, subscribe to our channel. And for until next time, Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।